हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आनंद रति नर्सिंग एकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेशमानियासिस। ये जो टॉपिक है वो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है और आपके सीएचओ के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी कम्युनिटी में होने वाले डिजीज़ हैं वो आपके इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जो स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए। ये टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लेशमानियासिस। लेशमानियासिस जो डिजीज़ है वो मेनली एक पैरासाइटिक डिजीज़ है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी एनिमल या प्लांट के ऊपर सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिजीज़ है वो पैरासाइटिक डिजीज़ है। यहाँ पर मेन जो रोल होगा वो इस पैरासाइट का होगा। तो जो मेन पैरासाइट है इसके अंदर वो है लेशमानिया। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जो डिज़ीज़ है वो लेशमानियासिस है और जो पैरासाइट है वो लेशमानिया है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, आपको याद इजीली रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो डिज़ीज़ है ह्यूमन बीइंग के अंदर, यहाँ पर अगर ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है तो उसके लिए जो मेन वेक्टर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है वो है फीमेल फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई। ये नाम आपको याद रखना है गाइस कि जो लेशमानियासिस डिजीज़ है वो अगर ट्रांसमिट होती है मैन के अंदर तो यहाँ पर ये फीमेल फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई, ये खास नाम है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। एंड ये जो डिजीज़ है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है काला आजार या फिर इसको विसरल लेशमानियासिस भी कहा जाता है, जिसको कि हम VL से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड है क्यूटेनियस लेशमानियासिस, इसको शॉर्ट में CL लिख सकते हैं हम। और म्यूकोक्यूटेनियस लेशमानियासिस MCL। इसके बाद है एंथ्रोपोनोटिक क्यूटेनियस लेशमानियासिस ACL एंड जूनोटिक क्यूटेनियस लेशमानियासिस ZCL। और सबसे लास्ट में है पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमानियासिस PKDL। आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, सारे नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन सब में जो मेन है वो है काला आजार या फिर जिसको हम विसरल लेशमानियासिस कहते हैं। इसी को हम आगे फर्दर अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एजेंट्स की, कि वो कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप के जो लेशमानियासिस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट जो एजेंट है वो है लेशमानिया डोनोवानी। ये जो एजेंट है इसकी वजह से यहाँ पर जो काला आजार, जिसको कि विसरल लेशमानियासिस भी कहा जाता है, तो इसके लिए जो एजेंट रेस्पॉन्सिबल है वो है लेशमानिया डोनोवानी, ये आपको याद रखना है। एंड दूसरा जो एजेंट है वो है एल ट्रोपिका। इसकी वजह से जो लेशमानियासिस डेवलप हो रही है वो है क्यूटेनियस लेशमानियासिस। एंड थर्ड है एल ब्राजीलियनेसिस। ये जो एजेंट है इसकी वजह से म्यूकोक्यूटेनियस लेशमानियासिस डेवलप होता है। ये जो एजेंट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एजेंट हैं, तो आपको इनको याद रखना होगा। और इस केस में जो रिजर्वॉयर हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं डॉग्स हो सकते हैं या फिर जैकाल्स, जिनको कि भेड़िया कहा जाता है, या फिर लोमड़ी भी हो सकती है। एंड कुछ रोडेंट्स हैं। एंड जो इंडियन काला आजार है ये एक नॉन जूनोटिक इन्फेक्शन है, तो इसके अंदर जो रिजर्वॉयर है वो सिर्फ और सिर्फ मैन है। यहाँ पर एक सिंगल सोल रिजर्वॉयर है। एज ग्रुप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गाइज ये जो डिजीज़ है वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। मेनली ये जो डिजीज़ है वो हमें
5 से लेकर 9 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर मोस्टली इस तरीके के जो केसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, स्पेसिफिक किया गया है कि जो 5 से 9 ईयर का एज ग्रुप है उसके अंदर काला आज़ार के जो केसेस हैं वो ज़्यादा इस एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछकर एज ग्रुप पूछा जाए तो यहाँ पर जो एज ग्रुप मेनली अफेक्ट हो रहा है इसमें वो है 5 से लेकर 9 ईयर्स तक का एज ग्रुप। एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो डिजीज़ है उसके अंदर मेल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन कंपेयर ऑफ विमन। सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसका एक की फीचर है कि इस डिज़ीज़ के अंदर आपको मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। एंड ये जो डिज़ीज़ है यहाँ पर अगर पॉपुलेशन का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लाइक अगर किसी एंडेमिक एरिया में ये डिज़ीज़ डेवलप हो गई है और फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन है एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रही है, तो ये जो डिज़ीज़ है फिर उस तरीके से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये भी एक इसका फैक्टर है कि जो डिज़ीज़ है वो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिन कैटेगरीज़ का बहुत ही लो होता है, मेज़ की आसपास बिल्कुल भी सफाई नहीं है, बहुत ही पुअर कंडीशन है सैनिटेशन की, तो ये एक रीज़न बनता है कि यहाँ पर जो सैंड फ्लाई है वो अट्रैक्ट होती है, क्योंकि आसपास काफ़ी गंदगी होगी, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जो सैंड फ्लाई है वो अपनी जो ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देती हैं। और जब सैंड फ्लाई इस तरीके से अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करती हैं तो यहाँ पर ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि इस तरीके के जो लो सोशियो इकोनॉमिक एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें इस तरीके के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है जहाँ पर प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, विटामिन एंड जिंक का जो लेवल है वो कम है, तो फिर ये जो कंडीशन है वो चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं जो काला आज़ार है उसके बढ़ने के। और कुछ ऑक्यूपेशंस हैं लाइक फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड फिशिंग। इन ऑक्यूपेशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होती है काला आज़ार के डेवलप होने की। तो ये आप याद रखिए कि यहाँ पर मेनली जो ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड फिशिंग, इनमें जो काला आज़ार के केसेस हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं गाइस, तो जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें काला आज़ार के जो केसेस हैं वो देखने को बहुत ही रेयर मिलते हैं। ये जो केसेस हैं वो हमें प्लेन एरिया जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड मोस्टली सीज़न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नवंबर का सीज़न या फिर मार्च से लेकर अप्रैल तक का जो सीज़न है उसमें स्पेशली जो काला आज़ार के केसेस होते हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर ये दो सीज़न होते हैं जिनके अंदर हमको जो काला आज़ार के केसेस हैं पहला नवंबर के अंदर देखने को मिल सकता है और दूसरा मार्च से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है। तो ये दो मोस्ट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है जब काला आज़ार के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंजेस का जो इफ़ेक्ट है वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी साथ में है तो भी ये जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरीके की जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं तब उस टाइम पर हमें जो काला आज़ार के केसेस हैं वो भी काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। एंड रूरल एरिया, जहाँ पर हमने कहा पहले ही कि अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है और जो सैंड फ्लाइज हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए जो प्लेसेस हैं वो अवेलेबल हैं, तो इस तरीके की जो केसेस हैं वो इन कंपेयर ऑफ अर्बन एरिया, रूरल एरिया में ये जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं
ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर जो काला आज़ार है उस डिजीज़ को डेवलप होने के लिए। काला आज़ार का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा यहाँ पर वो अगर ये डिजीज़ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रही है तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है फीमेल सैंड फ्लाई। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो डिजीज़ है वो अगर कोई इन्फेक्टेड वुंड है उस पर भी अगर इसने बाइट किया है सैंड फ्लाई ने तो उस तरीके से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। या फिर अगर सैंड फ्लाई है वो बाइट कर रही है और अगर हम उसको मारने की कोशिश करते हैं और उस वक्त वो जो सैंड फ्लाई है वो क्रश हो जाती है तो इस तरीके से भी ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो सकती है यहाँ पर। बट मेनली यहाँ पर ये जो डिजीज़ है वो मैन टू मैन अगर ट्रांसमिट हो रही है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है सैंड फ्लाई और इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका 1 से लेकर 4 मंथ का। ये एक जर्नल पीरियड होता है। जर्नली यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो 1 से लेकर जो 4 मंथ का पीरियड है उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो रेंज है वो वेरी कर सकती है। 10 दिन से लेकर 2 साल का पीरियड भी ये हो सकता है। लेशमानियासिस की जो कंडीशन है उसके अंदर हमें किस तरीके के साइन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो साइन है वो यहाँ पर फीवर के रूप में हमें देखने को मिलेगा और स्प्लीनोमेगली एंड हिपेटोमेगली यानी जो स्प्लीन है वो एनलार्ज हो जाएगी और जो लीवर है वो भी एनलार्ज हो जाएगा यहाँ पर। और साथ में अनीमिया और वेट लॉस की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है और जो स्किन का कलर है वो यहाँ पर डार्क हो जाएगा, चाहे वो फेस की स्किन हो, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमेन का जो एरिया है वो काफ़ी कॉमन होते हैं। और साथ में जो लिम्फ एडिनोपैथी है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो हमें काला आजार के केसेस में देखने को मिलते हैं। काला आजार के जो केसेस हैं उनको हम अगर कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिजर्वॉयर है उसको हमें कंट्रोल करना है। काला आजार के केस में यहाँ पर जो मेन रिजर्वॉयर है वह है मैन। तो इनको हमें क्या करना है कि एक्टिव एंड पैसिव जो केसेस हैं उनका इमीडिएट हमें केस डिटेक्शन करना है और साथ में फिर जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम जो रिजर्वॉयर वाले केसेस हैं उनको हैंडल करेंगे। यहाँ पर इसके लिए हम हाउस टू हाउस विजिट कर सकते हैं और मास सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं। इस तरीके के जो केसेस हैं उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए और फिर फर्दर उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें गाइस तो इसके लिए जो ड्रग्स यहाँ पर अवेलेबल है उनमें सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट को हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या फिर एम्फोटेरिसिन बी को यूज़ किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। यहाँ पर ये कुछ ड्रग्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो लेशमानियासिस के केसेस हैं इनको ट्रीट करते हैं। एंड दूसरा जो स्टेप होगा हमारा वो सैंड फ्लाई को कंट्रोल करने का होगा, क्योंकि जो सैंड फ्लाई है वो ही एक इसका मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट चॉइस होगा वो है DDT। तो DDT का जो स्प्रे है वो टाइम टू टाइम किया जाएगा ताकि जो सैंड फ्लाई की ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस किया जा सकता है। यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि ये जो डिजीज़ है वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर अवेयर करना होगा कम्युनिटी के अंदर कि जो भी कैंडिडेट हैं वो बाहर आकर जो सोना पसंद करते हैं, लाइक फ्लोर पर आकर सोते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग घर के बाहर जो एरिया होता है वहाँ पर सोना पसंद करते हैं, या फिर जो फ्लोर का एरिया होता है वहाँ सोना पसंद करते हैं। तो इनको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये जो रीज़न है इनकी वजह से जो सैंड फ्लाई है उसको ईजीली
एक्सेस मिल जाता है बाइट करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। या फिर जो मच्छरदानी होती है उसका यूज़ किया जा सकता है। एंड कुछ लोशंस होते हैं, क्रीम्स होती हैं, स्टिक्स होती हैं जिनको हम बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सैंड फ्लाई है वो आपको बाइट नहीं करते हैं। तो ये जो मीजर्स हैं इनको अपनाया जा सकता है और इस तरीके से जो पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस है उसको हम यूज़ में ला सकते हैं। यहाँ पर जो काला आज़ार के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।